जी मैम बताएं अपने बारे में कुछ। आप आजकल वर्तमान समय में क्या कर रही हैं? जी सर। सर मैं अभी वर्तमान समय में तो एज़ अ हाउसवाइफ ही हूँ, बट मैं पहले भी पढ़ाया हुआ है कॉलेज में और मैंने पीएचडी किया है मगध यूनिवर्सिटी से। मैंने एमए किया है पटना यूनिवर्सिटी से और मेरी ग्रेजुएशन तक सारी पढ़ाई ग्रेजुएशन और पीएचडी तक सारी पढ़ाई मेरी सॉरी सॉरी ग्रेजुएशन पीएचडी नहीं, एमए तक मेरी सारी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से ही हुई है और मेरी पीएचडी मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया है। अभी तो मैं फिलहाल एज एन हाउसवाइफ ही हूँ, पर मैंने कुछ साल पहले कॉलेज में भी पढ़ाया है, बट वो सिर्फ कुछ सालों तक ही मैंने पढ़ाया, आ, उसके बाद में ओके मैम, अभी बहुत सारे यूथ आ रहे हैं यंग जनरेशन के, है ना? और तो आपको हम क्यों यहाँ पे चयनित करें, क्योंकि बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग आ रहे हैं, तो उनके अंदर आपसे ज़्यादा हो सकते हैं एनर्जी हो, तो आपको क्यों चयन हाँ, किया जाए यहाँ नहीं, पर? ये तो बात सही है कि उनमें एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, पर हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है। हम जो है तो हम लोग चूँकि पढ़ाई से काफ़ी रिलेटेड ही हैं और मेरे हस्बैंड भी चूँकि प्रोफ़ेसर ही हैं, तो हम लोग के घर में पूरा पढ़ाई का ही एटमॉस्फेयर है। तो और हम पहले भी पढ़ा भी चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, नए लोग के पास एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, बट हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है पढ़ाने अमिता जी, में। जी, एक सवाल था मेरा, जी, एक ओपिनियन आपसे हम लेना चाह रहे हैं। जी तो सर। आप ये बताएँ कि हॉर्लॉक नाम सुना होगा, एलिज़ाबेथ हॉर्लॉक, एक लेडी साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, ठीक है? उन्होंने लिखा था कि ओल्ड डॉग्स कांट लर्न न्यू ट्रिक्स। कहाँ तक सहमत हैं आप इससे? ओल्ड डॉग्स कांट लर्न न्यू ट्रिक्स। गुड ट्रिक्स, यस सर। सर इसमें एक और भी कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो पुरानी आदत होती है हमारी वो जल्दी छूटती नहीं है। तो सर जो लर्निंग वाली बात बता रहे हैं कि हाँ, ओल्ड डॉग्स कांट लर्न न्यू ट्रिक्स, सर ऐसी बात मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। अभी तो जैसे साइकोलॉजी में जो अप्लाइड साइकोलॉजी आया है उसमें इतने न्यू ब्रांचेस आ गए हैं जो हम लोग भी नहीं पढ़े थे। बट ठीक है, हमने अपने आप को अपडेट किया, न्यू न्यू और ब्रांचेस के बारे में जाना पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग न्यू ट्रिक्स नहीं जान सकते। अगर हमारा इंटरेस्ट है और हम अगर चाहते हैं कि उस चीज को जाने, तो हम जाने। ओके। आपकी शोध का विषय क्या है मैम? सर मेरा टॉपिक है स्टडी ऑफ कास्ट प्रेजुडिस अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? A study of caste prejudice among different social groups. ओके। आप अपने रिसर्च मेथडोलॉजी बता दें, आरएम। सर रिसर्च मेथडोलॉजी में सर आई हैव यूज्ड सर मैंने इंसिडेंटल सैंपल्स लिया है ऑफ 300 कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि 15 एंड उसके अबव एज के थे, और मैंने उसमें 100 सैंपल लिया है ऑफ बैकवर्ड क्लास, 100 फॉरवर्ड क्लास और 100 शेड्यूल कास्ट। और हमारा जो ये था, और मेरा उसमें सबसे इसमें था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो हमने सब्जेक्ट्स लिए, हमने ऐसे सब्जेक्ट्स को चुना जिसके कि डिफरेंट डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थे, बट वो और वो उनका इक्वल नंबर था रूरल और अर्बन दोनों में से। आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला? सर रिजल्ट तो सर ये निकला कि हम जैसे इसमें पता चला हमें रिजल्ट सारे चीज को एनालाइज करने के बाद हमें जो रिजल्ट आया वो ये आया कि बैकवर्ड पीपल वर मोर कास्ट प्रेजुडिस देन द शेड्यूल कास्ट। और इससे हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस भी यही था, और ये हमारा रिजल्ट को प्रूव कर दिया। और सेकंड था कि फॉरवर्ड वर मोर कास्ट प्रेजुडिस देन दी शेड्यूल कास्ट। तो ये भी हमारा सेकेंड हाइपोथेसिस भी यही था कि फॉरवर्ड जो है वो ज्यादा उनका और शेड्यूल कास्ट के बीच में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट। तो ये हमारा सेकेंड हाइपोथेसिस भी प्रूव हो गया। द थर्ड हाइपोथेसिस था कि फॉरवर्ड क्लास पीपल वर मोर
more caste prejudice than the backward caste. तो ये भी हमारा थर्ड हाइपोथेसिस भी हमारा जो था ये प्रूव कर दिया. फोर्थ हाइपोथेसिस जो हम सॉरी सर जो फोर्थ मेरा रिजल्ट था वो था कि there is a there was no significant correlation between socio-economic status of rural and urban people. तो इसको हमारा रिजेक्ट ये हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया. और फिर हमारा एक लास्ट फाइंडिंग था, हमारा लास्ट रिजल्ट था कि there was a negative and there was a significant and a negative correlation between intelligence and caste prejudice. तो ये हमारा रिटेल हो गया. क्या आप बता सकती हैं कि सैलिएंट आपके इस थीसिस का सैलिएंट फीचर क्या है? मुख्य फीचर क्या था इसका? सर हमारे थीसिस का मेन जो उसमें था, एक तो हमारा कास्ट प्रेजुडिस, वो कास्ट प्रेजुडिस जो था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. इसके अलावा हमने लिया था इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग कितने ज्यादा कास्ट प्रेजुडिस होते हैं, हाई सोशियो इकोनॉमिक, लो सोशियो इकोनॉमिक और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग कितने ज्यादा कास्ट प्रेजुडिस होते हैं. उसके बाद हमने लिया था अर्बन एंड रूरल. फिर आप मेरे पूछने का मतलब है कि आपकी स्टडी का समाज को क्या फायदा मिलेगा इस थीसिस से? ये जो प्रिजुडिस हम देख रहे हैं, आपने ये प्रूव कर दिया कि अपर कास्ट में जो है या फॉरवर्ड क्लास में बैकवर्ड क्लास से ज्यादा प्रिजुडिस है, शेड्यूल कास्ट में ज्यादा प्रिजुडिस है. तो आप ये साबित कर रही हैं कि फॉरवर्ड क्लास जो है वो ज्यादा प्रिजुडिस रखता है, कास्टिज उसमें ज्यादा है. आप ये बता रही हैं, ठीक है. लेकिन इस स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या फायदा है आपके इस स्टडी का? सर सोसाइटी में फायदा तो सर ये है कि बस हम सर जान, जैसे कि आजकल इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है हमारे सोसाइटी में, तो वही हम सिर्फ जानना चाहते थे ताकि कौन सा कास्ट, सब लोग बोलते हैं हम इस कास्ट के हैं, तो कौन सा कास्ट है जो ज्यादा प्रेजुडिस्ड है. बस हमारा यही करने का ज्यादा, बस और कोई बहुत मेजर ये नहीं था. सिर्फ ये हम जानना चाहते थे कि लोग जितना कास्टिज्म बोलते हैं, हम ये कास्ट है, हम वो कास्ट है, जो अब कुछ लोग बहुत बोस्ट भी करते हैं, तो हम सिर्फ वही जानना चाह रहे थे कि क्या इसका इफेक्ट होता है. अच्छा ये बताइए, आप ये बताएं कि आपने जो वेरिएबल लिया, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में एक तो कास्ट प्रेजुडिस दिख रहा है. जी सर. डिपेंडेंट है? नहीं सर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. कास्ट प्रेजुडिस का प्रभाव किस पर आप देख रही हैं? सर इसका हम देख रहे हैं सोशल स्टेटस पे. सोशियो आप ये बताएं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव कास्ट पर देख रही हैं या कास्ट का सोशियो इकोनॉमिक पर देख रही हैं? नहीं सर, कास्ट के ऊपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हम देख रहे हैं. तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रहा है. मैम एक मेरी क्वेश्चन है आपसे कि आपने हिसाब से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा है आपका के हिसाब से? सर एक है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक है रूरल डेवलपमेंट इनहैबिटेशन और एक इंटेलिजेंस. रूरल अर्बन इनहैबिटेंट बोलते हैं, ठीक है. एक आपने लिया इंटेलिजेंस, हाई और लो इंटेलिजेंस में बांटा आपने, ठीक है. एक आपने कास्ट लिया, बैकवर्ड कास्ट, ठीक है. जी सर. तो अमिता आपको यही पता है कि आपके रिसर्च का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है. आप इन सारे वेरिएबल का प्रभाव जो आपके इंडिपेंडेंट हैं, जो आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, जो आपने कास्ट उठाया, इन सारे का इम्पैक्ट कास्ट प्रेजुडिस दिख रही है. जी सर. आपका डेवलप आपका डीबी होगा. आप कैसे ये बता रही हैं कि ये डीबी है हमारा वो? Your voice is breaking. Your voice is breaking. Yes, Matthew Rahman sir, please. मैम मेरी एक क्वेश्चन है कि आपने कास्ट पे जो प्रेजुडिस जो यूज किए हैं और अब सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के बीच में आप रिलेशन देख रही हैं, राइट? जी. तो आप क्या बताएं कि आपको क्या फाइंडिंग आई थी कि हायर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस वाले ज्यादा कास्ट प्रेजुडिस थे? नहीं सर, ये हमारा रिजेक्टेड हो गया क्योंकि सोशियो
इकोनॉमिक स्टेटस का कास्ट पे कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। ठीक है। तो आप यह क्या बता सकती हैं सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस को आपने किस तरह से मेजर किया? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल तो सर हमने रूरल और अर्बन अलग-अलग मेजर किया। रूरल अर्बन करने से आपका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस आप मेजर हो गया? क्या लगता है? आप किसी भी ग्रुप को रूरल अर्बन कर देंगे तो वो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस अलग हो गया? मैम आपने स्केल क्या यूज किया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर करने के लिए? हाँ, क्या है? स्टेटस स्केल बाय पारिक एंड त्रिवेदी किया था और रूरल के लिए, और अर्बन के लिए क्या था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल बाय सिंह एंड प्रशांत। दोनों के लिए अलग अलग आपने किया, क्यों सिंगल आप टूल्स क्यों नहीं यूज किया? और अर्बन के लिए अलग किया। क्यों ऐसा किया आपने अपने रिसर्च में? एक ही टूल्स दोनों को अप्लाई कर सकते थे। अलग करने का क्या तात्पर्य था आपका? सर जो हमारे गाइड ने हमें डायरेक्ट किया हमने उसी के हिसाब से किया। उन्होंने बोला दोनों अलग। ओके नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? ओके, आप यहाँ पे फॉरवर्ड जाति और बैकवर्ड जाति कह रही हैं। आप मुझे 5 बैकवर्ड जातियाँ बताएं तो। बैकवर्ड कास्ट में कौन कौन सी 5 जातियाँ आ रही हैं बताएं। सर एक यादव है जी। आपने कैसे मेजर किया? आपको तो जाति ही नहीं पता है, आप कह रही हैं बैकवर्ड कास्ट को मैंने लिया है। ओके कोई नहीं। सर बैकवर्ड में सर एक यादव हो गए, एक बनिया हो गए, एक सुनार हो गए, और आपने कौन कौन सी जातियां ली हैं? सर वो तो मैंने सर इन्हीं सबको मिला जुला कर लिया था बैकवर्ड। तो इसमें फॉरवर्ड भी का आपने इंक्लूड किया होगा ना? फॉरवर्ड का अलग, बैकवर्ड फॉरवर्ड का अलग, इसके ब्राह्मण अलग थे। हाँ ओके ओके थैंक यू। आप किसी एक टॉपिक पर अपनी इच्छा से डेमो दें, ठीक है? किसी एक टॉपिक मेरी पर। एक क्वेश्चन है। जी जी। मेरी एक क्वेश्चन है और कि आपने जो सैंपलिंग की होगी अपने 300 सैंपलिंग दी है, राइट? जी सर। तो आपने सैंपलिंग में कौन सी टेक्निक को यूज किया था? कौन सी टेक्निक मींस क्या? वो एक इंसिडेंटल सैंपल था सर, रैंडम सैंपल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो क्या आपको रैंडमली एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में मिल गए आपको सारे? नहीं सर, एक ही कॉलेज से ही तो मैंने लिए, अलग अलग कॉलेज से नहीं लिया। आप रैंडम सैंपलिंग को एक्सप्लेन कर दें मैम, आप रैंडम सैंपलिंग को एक्सप्लेन कर दें कि रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, व्हाट इज रैंडम सैंपलिंग? रैंडम सैंपलिंग वो आकस्मिक जिसको हम लेते हैं, कोई हमारा प्री प्लान्ड नहीं होता है, वो एक रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं या सैंपल्स होते हैं, इसको हम रैंडम सैंपल। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है? रैंडम सैंपलिंग और सैंपलिंग टेक्निक को पढ़ लेंगी। रैंडम सैंपलिंग अचानक किसी को हम नहीं ले सकते, उसके लिए भी आपको प्लान करना होगा। अच्छा सर, इसको सजेशन पार्ट में हम लेंगे, ठीक है? जी सर। अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि मैंने किसी स्पेसिफिक स्कूल से लिया है वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पर हम कैसे कह सकते हैं? हो सकता है उस स्कूल की स्थिति वहाँ पर फॉरवर्ड की अलग स्थिति हो, बैकवर्ड की अलग स्थिति हो, अन्य जगह पे अलग चेंजेस हो जाए, तो फिर ये कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? किसी एक स्कूल के आधार पे कैसे आप इसको स्पष्टीकरण कर रही हैं? कैसे जनरलाइज किया जा सकता है? तो ये थोड़ी त्रुटि हो सकती है मेरे फाइंडिंग में। अगर हम ज्यादा कॉलेजेस को इंक्लूड करते तो शायद जो हम फाइंडिंग पे आए हैं वो थोड़ा अलग हो सकता था, पर हमने एक ही कॉलेज ओके मैम, आप अपनी पेपर्स को आप अपने पेपर्स के बारे में बताएं, कितने पेपर्स, कौन कौन से पेपर्स है उनके बारे में आप टॉपिक बताएं, आपकी पब्लिकेशन जो है। अच्छा सर, आर्टिकल के लिए? जी जी। या एक सेकंड
सेकंड मैम, एक क्वेश्चन था आपसे, तो आप एक बार वैसे क्वेश्चन नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। सैम्पलिंग जो आप बोली थी कि इंसिडेंटल आप यूज की थी, तो इंसिडेंटल सैम्पलिंग जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल है मैम, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो वो आप, हाँ, नॉन, आप पीछे में बोल दिए आप रैंडम सैम्पलिंग, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो इसलिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कोई तरीका, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसलिए रैंडम मैंने सैम्पलिंग उनको करने। बोला कि आप, इसलिए मैंने सजेशन दिया कि आप पढ़ लेंगे उन्हें। जी सर, जी सर। ओके मैम। ओके, ठीक है मैम, आप किसी भी अपनी इच्छा के अनुरूप किसी एक टॉपिक पर यहाँ पे हम लोग को डेमो दें, 5 मिनट में अपनी बातों पर रखें, ठीक है। जी सर। तो मैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे अपनी बात को रखना चाहूंगी। तो सर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है सर? तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता चलता है कि इससे जो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्कर के प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम इसमें पढ़ते हैं। इस विषय में हम उसके बारे में और उन हर प्रॉब्लम को सुलझाने की उत्साहता की कोशिश करते हैं। तो जैसे इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले हम भाई फटीग वहाँ होता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे वर्कर के लिए। क्योंकि अगर वर्कर में फटीग होगा, तो उसको जो एम दिया गया है, उसका जो मेन एम क्या है? इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमम कॉस्ट पे हमको इंक्रीज करना है प्रोडक्शन। और इंडस्ट्री का मेन काम ही है, जो इंडस्ट्री का है, वो 3 चीज पे डिपेंड करता है: प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जो वर्कर हैं उनको, पर उसके लिए जो वर्क एटमॉस्फेयर वहाँ का होता है, उस वो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो बहुत बड़ा कॉज है जो फटीग को कॉज करता है। और फटीग एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। अब फटीग, अमिता, आप ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैटिग एंड मोनोटोनी? सर, फटीग थकान को कहते हैं सर, थकान। और मोनोटोनी वो है जो हम रिपीटेड वर्क करते करते, जो बार बार हम रिपीटेड वर्क एक काम करते करते हैं, जो उससे जो हमें होता है, वो उसको हम मोनोटोनी बोलते तो रिपीटेड वर्क करने से फैटिग नहीं होता है? हैं। आप कर सकते हैं सर। जी सर। रिपीटेड वर्क करने से क्या थकान नहीं होती है? नहीं सर, उससे भी थकान होती है, रिपीटेड वर्क करने से भी थकान होती है। बहुत सिंपली आप डिफाइन कर सकती थी ना कि थकान जब भी होगा, मैक्सिमम चांसेस फिजिकल फैटिग के होते हैं। हम काम करते हैं 8 घंटे, थक जाते हैं। मोनोटोनी हमेशा साइकोलॉजिकल होगा। बहुत आसानी से कर सकती थी इसको। मेरी एक क्वेश्चन है मैम आपसे कि आप क्या एक्सप्लेन करेंगी कि इस टाइम में, नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में, कौन सा जनरेशन इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहा है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जनरेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं उसमें जनरेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? तो आप अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन देख रही होंगी, उसमें जो हॉलीडे है, उनके उसमें 5 डे वर्किंग और उनमें टाइम लिमिटेशन होती है, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स। तो इसमें अभी रिसेंट में कौन सा जनरेशन वर्क कर रहा है? जनरेशन के बारे में आप जनरेशन है उन जनरल का, उनका मैंने जो टेंडेंसी देखा है, वो अभी प्रेजेंट जनरेशन जो है, वो ज्यादातर इंडस्ट्री में या इसी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। उन सबका बहुत ज्यादा होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। राइट नाउ अभी कौन सी जनरेशन आपके इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है? जी, फोर्थ वाली जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ओके, गुड। ये फोर्थ जनरेशन क्या है अमिता? 1 2 3 4 5 बताएं हमें जनरेशन। सर, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो अभी का इमीडिएट आने जो आ रहा है, वो जनरेशन जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है अभी का। नहीं, अभी न्यू जनरेशन फिफ्थ जनरेशन है मैम। जी सर। फोर्थ कौन सा हुआ? सर, इस न्यू के थोड़ा पहले वाला। ओके, आपने अभी फैटिक की बात की, तो फैटिक से संबंधित मैं पूछना चाहूँ, ईरोग्राफ क्या होता है? एग्रोग्राफ सुना है? हाँ सर, ये एग्रोग्राफ सर एक मेथड है, फटीग को नापने का एक मेथड है एरोग्राफ।
ओके। नहीं मेथड नहीं है। नहीं बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। यस। ये उसका मेजरमेंट है, उसको मेजर करते हैं हम। यूरोग्राफ एक टेक्निक है, मेथड है जिससे हम फटीग को मेजर करते हैं। ओके, इस यंत्र को किसने दिया था? सर वो याद नहीं है सर। अच्छा, इट्स ओके। आप 5 इंडियन साइकोलॉजिस्ट का नाम बता सकती हैं? सर किनका? 5 इंडियन साइकोलॉजिस्ट। नो सर। ओके, चूँकि आप फीमेल हैं तो मैं जानना चाहूँगा, चलिए 5 फीमेल साइकोलॉजिस्ट का नाम बताएँ। चलिए 4, नहीं याद आ रहा है सर। 3। नहीं सर, नहीं बता सकेंगे। ओके, इट्स ओके। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज़ फ्रॉम एनीवन? सर आप लोगों ने बहुत हेल्प की है मुझे मेरी कमियों को ओके, जानने में। थैंक यू सो मच मैम। आपके इंटरव्यू सेशन यहाँ समाप्त होते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग अब सजेशन पार्ट पे आते हैं तो नो डाउट मैम, इतने अनुभव होने के बावजूद भी आप एक नवीन अभ्यर्थी की तरह, जो यंग जनरेशन के अभ्यर्थी की जिस तरह से रिस्पॉन्सेज होते हैं उस तरह से आपने आकर के दिए, तो नो डाउट बहुत ही इफेक्टिव आपका ये इंटरव्यू सेशन रहा। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे और बेहतर करेंगे, राइट? और बहुत ही अच्छे तरीके से मैम आप रखी, तो नो डाउट मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सजेशन की आवश्यकता है। और वैसे आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा। थैंक यू सो मच। एनी सजेशन फ्रॉम फिरोज सर? या हाँ अमिता। जी सर। अमिता आप बेसिकली हैं कहाँ से? सर मैं आरा से हूँ, बिहार। आरा से। देखिए आपका एक जवाब बहुत अच्छा था जब हमने आपको आपको हॉर्लॉक के बारे में बताया कि एलिजाबेथ हॉर्लॉक जो एक महिला थी, तो एक तो क्लू हमने आपको पहले ही दे दिया था। सर ने बाद में सवाल पूछा कि कोई महिला साइकोलॉजिस्ट का नाम बताएं, तो एक तो आंसर हम आपको दे के गए थे और वही सवाल सर ने डाला, आप नहीं पकड़ पाई। बहरहाल एलिजाबेथ हॉर्लॉक ने जो कहा था कि ओल्ड डॉग्स कांट लर्न न्यू ट्रिक्स, तो उसको आपने बहुत अच्छे से एक लाइन में जस्टिफाई किया था कि एक और आपने बताया कि सर ऐसा भी है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये बहुत अच्छा बस लगा यहीं था। आकर रुक जाना ये था, ये बस यहीं जाकर रुक जाना था आपको। इसके बाद जो आपने बताया उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, वो निगेटिव हिस्सा चला गया। ठीक है, यही इसका जवाब बस इतना ही था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब था ये। हमको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप इसको इतने अच्छे ढंग से जवाब देंगे, लेकिन इसको जब आपने लंबा किया ना तो गड़बड़ा दिया। तो एक चीज, दूसरी चीज कि आपके थीसिस में ओवरऑल हम आपको बता दें कि हम लोग एक जैसे ही टॉपिक्स पर वर्क किया हम लोगों ने। तो आपके जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आप पता कर लीजिए कि क्या है। ये बहुत बड़ा आपका गच्चा है, गैप। आप यहीं पे आप मार खा जाइएगा कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। आपको रिसर्च में ये नहीं पता है। तो आपकी जितने भी जो आपने लिया था डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट आपका एक ही है, वो है कास्ट प्रेजुडिस। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बेसिक, जब कास्ट की बात आती है तो ये कास्ट भी थोड़ा एक बार रिकॉल कर ले, ठीक है? ये चीज़ें आपकी निगेटिव में चली जाती हैं, आपको कास्ट नहीं पता है कि बैकवर्ड कास्ट कौन से हैं, फॉरवर्ड कास्ट कौन से हैं, ठीक है? अब वहाँ से पूछा तो उससे ये लग रहा था कि आप अभी सोच करके बता रही हैं, राइट? तो जब आपको कास्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे आप बैकवर्ड कास्ट को सेलेक्ट करेंगी, है ना? तो वो चीज़ें कम से कम ये देख लेना होगा। छोटी-छोटी चीज़ें होता क्या है ना कि हम लोग मैम उसको इग्नोर करते हैं और वही छोटी चीज़ें वहाँ पर कैच कर ली जाती हैं। तो इसको भी थोड़ा देखना होगा। यस। और मेरी तरफ से सजेशन है मैम, कंटिन्यू करिए सर। हाँ, मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप अपनी मैथोलॉजी पे जरा ध्यान दें, क्योंकि आपकी मैथोलॉजी बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ सैंपल पूछा है, अभी तो मैंने स्टैट टेस्ट भी नहीं किया था, तो मुझे पता यहाँ से ही चल गया कि आप आगे उसे डिपेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप मैथोलॉजी, रिजल्ट और उनके डिस्कशन पार्ट, इन चीजों को 3 पोर्शन जो है, इनको जरा आप ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज में। और रिसर्च मैथोलॉजी से तो क्वेश्चन रहेंगे ही, आपको एक क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, तो होती ही है। तो आप मैथोलॉजी पार्ट अच्छे से करेंगे और अपने रिजल्ट के बारे में क्लियर होने चाहिए, और थोड़ी बहुत जो आप स्टैट यूज किए उनके बारे में पता होना चाहिए। आप अमिता, आपसे 2-3 सवाल हमने और डाला था। सोशल इम्प्लीकेशन आप नहीं बता पाई,
ये आपके रिसर्च का बहुत वाइटल हिस्सा था, जो आपको बताना था कि आपके थीसिस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने ये रिसर्च किया, सोशल इश्यूज है ये, सोशल एविल है कास्ट प्रेजुडिस, और इसका हमारे सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना चाहिए था। एज ए रिसर्चर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके रिसर्च का सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये आप नहीं कर पाई, इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या थे, आप ये मुख्य चीजें थी वो आप कैटेगराइज वाइज बिल्कुल नहीं कर पाई, तो उसको भी देखना है बहुत अच्छे से। हालांकि थीसिस आपको पता है कि क्या है, ठीक है, थीसिस में चीजें पता है। फिर आपने एक चीज और हम बोलना चाहेंगे कि आपने 3 ग्रुप्स के बीच में कंपेयर किया, फॉरवर्ड का बैकवर्ड से किया, फॉरवर्ड का शेड्यूल कास्ट से किया, शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड से किया। तो इसके लिए जो आप स्टैटिकल टूल यूज किया होगा, हमको डेफिनेटली हम श्योर हैं कि आपने टी टेस्ट लगाया है। टी टेस्ट लगाया है और आर टेस्ट लगाया है। सर, तो हम डेफिनेटली श्योर हैं कि आपने टी टेस्ट लगाया है। आपने 3 ग्रुप जब लिए थे, ठीक है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और शेड्यूल कास्ट, तो आपने अनोवा क्यों नहीं यूज किया? यूज किया, अनोवा क्यों नहीं यूज किया? 3 बार मैम रिसर्च डिजाइन भी देख लीजिएगा, अगर इसलिए मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं तो रिसर्च डिजाइन भी उसी बेसिस पे होगा आपका फैक्टोरियल। अगर ये तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता तो आपका टी बहुत आसानी था, कोई दिक्कत नहीं थी हमको सवाल पूछने में, लेकिन क्योंकि 3 बार आपने टी निकाला, एक बार फॉरवर्ड का बैकवर्ड से निकाला, एक बार बैकवर्ड का शेड्यूल कास्ट से निकाला, फिर शेड्यूल का फॉरवर्ड से निकाला, क्यों इतना मेहनत किया? एक बार अनोवा निकाल लेती। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक सेकंड सर, मेरा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अरे आपकी बात नहीं हो रही है ना यहाँ, नहीं, प्लीज कंटिन्यू सर, बात करने दीजिए प्लीज। यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब ना करें, दूसरे अभ्यर्थी अपने आप को म्यूट रखें, प्लीज म्यूट रखें। यस, तो बहरहाल अमिता समझ में आया चीजें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, उसको सुधार लेना है, ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, एनी सजेशन फ्रॉम एनीवन? और एक चीज और बताएंगे, सैंपलिंग में आपने कहा था कि रैंडम सैंपलिंग हमने यूज किया, तो अगर आप किसी कॉलेज में गई, ठीक है, और कॉलेज में आपने लोगों को चुना, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, वहां से आपने मेल और फीमेल ले लिया या हिंदू और मुस्लिम ले लिया, जैसे भी लिया, या बैकवर्ड फॉरवर्ड लिया, तो एक क्लास में तो सारे बच्चे नहीं मिल गए, 300 सैंपल आपको नहीं मिला होगा। 1 मिनट सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि थीसिस चूंकि हम वहाँ पर नहीं लेकर के जाना है, तो वहाँ पर आप एक कॉलेज क्यों बोल रही हैं? आप एक कॉलेज ना बोलें, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल कॉलेजेस, वहाँ पे कम से कम नहीं सर, जी, इसको समझना पड़ेगा, वही समझा रहे हैं जी, कि अगर मल्टीपल कॉलेज बोलते हैं तो सैंपल के चुने जाने की संभावना इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, जब तो वो रैंडम सैंपलिंग नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको सिंपल एक ही लाइन में मैंने कहा कि आप मैथोलॉजी पार्ट को अपनी सेलेक्टिव हो गया ना फिर। तो अगर कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में आप हम लोगों से डिस्कस कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थीसिस से आपका काम होगा, ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा मैम, ठीक है, और मुझे जिस तरह से उम्मीद थी उससे उम्मीद से बेहतर मुझे लगता है कि आपने प्रदर्शन किया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रियल इंटरव्यू मैम, और मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू जो सेशन रहा उससे आप जरूर बहुत कुछ सीखी होंगी, है ना? यस सर, बहुत ज्यादा, मेरे लिए बहुत ज्यादा ही ये इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था, बहुत ज्यादा। आपका रिकॉर्डिंग बंद हो गई है या चल रही है अभी? 1 मिनट सर, 1 मिनट।